Good morning, students. Today in the history class, we'll be learning about a new city of Mesopotamia. Okay, we have learned what Mesopotamia civilization was, where it was located. We have also gone into the details of two of Mesopotamian cities, and they were Uruk and Ur. Okay, but both these cities they were located in the southern Mesopotamia. Now today we will be looking into a city which is not located in southern Mesopotamia but in the northern part where steppes are. Okay, this is basically यहाँ पे grasslands है, ये upstream है, ये वो एरिया है, इसका एलिवेशन ज़्यादा है, यहाँ से रिवर्स फ्लो करती हैं यूफ्रेट्स एंड वो फिर बाद में साउथ ऑफ मेसोपोटामिया में पहुँचती हैं जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सिल्क डिपॉजिट करते हैं, वहाँ पर वो चैनल्स में डिवाइड हो जाती है एंड दैट एरिया बिकेम वेरी फर्टाइल एंड वेरी एग्रीकल्चरली एडवांस्ड एरिया। इसीलिए हम देखते हैं कि साउथ ऑफ मेसोपोटामिया में मेन सिटीज़ थी एंड उस सिटीज़ में वी सॉ दिस टू सिटीज़ उरुक एंड उर, इनके बारे में हमने पढ़ा था। ओके, ये उरुक एंड ऑल ये टेम्पल टाउन्स थे एंड इनका साइज बहुत बड़ा हो गया एंड इट ऑलमोस्ट स्प्रेड इनटू 400 हेक्टेयर्स। देन वी सॉ द सिटी ऑफ उर। ओके, एंड उसके हमने लेआउट के बारे में जाना कि हाउ पीपल यूज्ड टू स्टे इन हाउसेस, इट वाज नॉट प्रॉपर्ली प्लान्ड, टाउन प्लानिंग बहुत ज़्यादा नहीं थी इन सिटीज़ में एंड इनके जो घर के जो प्लॉट्स थे वो बहुत इरेगुलर थे, ड्रेनेज सिस्टम घर के अंदर देखने को मिलता है बट स्ट्रीट्स में ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। ओके, एंड इनफैक्ट नॉट एज वेरी वेल बिल्ड एज वी सी इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये दो सिटीज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं एंड नाउ वी आर फोकसिंग ऑन ट्रेडिंग टाउन इन पेस्टोरल जोन। तो मरी एक ट्रेडिंग टाउन है, ये यहाँ पर ट्रेडिंग बहुत होती थी एंड इसे हम रॉयल सिटी भी कहेंगे, दिस इज रॉयल कैपिटल ऑफ मरी। ओके, नाउ आफ्टर 2000 BCE हम देखते हैं कि ये जो रॉयल कैपिटल ऑफ मरी है ये काफ़ी फ्लरिश करती थी। इसे रॉयल नाम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे किंग्स थे, ओके, जो रूलर्स थे यहाँ पर एंड उनका हम देखेंगे पैलेस देखेंगे, दैट इज वाई इसको रॉयल कैपिटल ऑफ मरी कहा गया है। ओके, now you will have noticed that Murray stands not on the southern plain, ये सदर्न में नहीं है। मेन एरिया जो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का सदर्न ज़्यादा बेटर माना जाता है। नॉर्थ में कम लोग थे, कम सिटीज़ हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है नॉर्थ का क्योंकि इस सिटी के लोग ट्रेड करते थे। मेन तो शुरुआत जो उनकी होती है दे वर बेसिकली पेस्टोरलिस्ट। ओके, वो एनिमल्स ग्रेज किया करते थे, गोट्स एंड शीप, उस पर रिलाई करते थे। यहाँ पे ग्रास लैंड्स थे एंड वो उनका मेन ऑक्यूपेशन था। एग्रीकल्चर उतना प्रॉफिटेबल नहीं था जितना कि ये रियरिंग ऑफ एनिमल्स था, जितना कि पास्चरिज्म था। ओके, बट ऑब्वियसली एग्रीकल्चर ऑल्सो एग्जिस्टेड, सो बोथ दीज थिंग्स वी सी दैट एनिमल रियरिंग के साथ साथ यहाँ एग्रीकल्चर भी प्रेवलेंट था, ऑल्दो दिस वॉज मोर। ओके, मोस्ट टेरिटरी जो है हम देखते हैं ज़्यादातर एरिया में जो यूज़ होती थी दैट वाज यूज फॉर पास्चरिंग ऑफ गोट एंड शीप। तो ये दो एनिमल्स को रियर किया जाता था, इन्हें यहाँ पर चराया जाता था और इन्हीं पे लोग रिलाय करते थे। लेकिन जैसे जैसे सिटी एडवांस करती है नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन वो भी चेंज होता है, कुछ नई चीज़ें आती हैं एंड इन्होंने ट्रेड करना शुरू किया। हाउ दे गॉट इन्वॉल्व इन ट्रेड, क्योंकि ये मरी ये ऊपर से आ रही है टर्की एंड ऑल से होते हुए इट इज एंटरिंग दिस एरिया। तो जो सामान जो कि सदर्न मेसोपोटामिया में जाना है एंड वो यूफ्रेट्स नदी के आ रहा है, इट इज कमिंग बाय दिस रिवर, देन दिस ऑल दिस विल हैव टू पास थ्रू दिस टाउन ऑफ मरी और इस तरह से मरी इन्वॉल्व हो जाएगा इन ट्रेड एक्टिविटीज़। ओके, बिकॉज ये सिटी इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि यहीं से सामान गुजरता था
सदर्न मेसोपोटामिया की सिटीज़ में जाने के लिए। अगर पूर्व या फिर बाकी सिटीज़ बेबीलोन में अगर सामान जाना है तो दैट वुड हैव टू पास थ्रू दिस सिटी ऑफ मरी, एंड दीज पीपल यूज्ड टू चार्ज a tax, and that is how they also became wealthy. Okay, तो कुछ चीज़ें हम देखते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसकी लोकेशन कहाँ है, इसकी लोकेशन अपस्ट्रीम ऑफ दिस रिवर यूफ्रेट्स का जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पर ये सिटी थी। ओके, जो लोग यहाँ पे क्या करते थे, मेन एक्टिविटी यहाँ पे एनिमल रियरिंग थी, बट येस एग्रीकल्चर वाज आल्सो देयर, दोनों ही यहाँ पर थे। लेकिन जो ज़्यादातर टेरिटरी थी वो पास्चरिंग के लिए, इस एनिमल रियरिंग ऑफ गोट एंड शीप के लिए ही यूज़ की जाती थी। ये सिटी 2000 BC के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्लरिश करती थी। ओके, नाउ सम कम्युनिटीज इन द किंगडम ऑफ मरी हैड बोथ फार्मर्स एंड पेस्टोरलिस्ट। हम देख रहे हैं कि कुछ इलाकों में जो कम्युनिटी, जो सोसाइटी थी, उस सोसाइटी में कोई एक तरह के लोग नहीं थे, दोनों थे। और एग्रीकल्चर करने वाले लोग भी, फार्मर्स भी, एंड वो जो एनिमल रेयरिंग कर रहे हैं, जो पास्चरलिस्ट हैं, वो भी हम देख रहे हैं। पास्चरलिस्ट ये जो वर्ड है, डोंट गेट कंफ्यूज। पास्चर मीन्स जो एनिमल्स का जो फॉडर है, ये जो ग्रासलैंड्स में ऑब्वियसली एनिमल्स को ये ले जाते हैं जिसपे वो एनिमल्स सर्वाइव करते हैं। ओके, तो ये जो लोग होते हैं जो कि एनिमल्स पे रिलाय करते हैं वो पैस्टोरलिस्ट होते हैं, और जो खेती करते हैं वो एग्रीकल्चरलिस्ट होते हैं। ओके, नाउ हर्डर्स नीड टू एक्सचेंज यंग एनिमल्स, लेकिन हर्डर्स की अपने, उन्हें भी तो ज़रूरत है, तो उन्हें भी तो फूड रेस चाहिए। ओके, एंड इफ दे हैव गॉट लॉट ऑफ वूल, दे हैव गॉट लॉट ऑफ मिल्क, और उनके पास एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, तो वो एनिमल प्रोडक्ट्स को बेचेंगे, दे हैव टू सेल इट टू समवन। अगर वो शीप रियरिंग उनके पास वूल है तो उस वूल को बेचेंगे, एंड बदले में ऑब्वियसली उन्हें ग्रेन्स खरीदने होंगे, बिकॉज दे डू नॉट हैव ग्रेन्स। सो बेसिकली देयर हैज टू बी ए इंटरैक्शन। ओके, अगर कोई पेस्टोरलिस्ट है तो उसका इंटरैक्शन फार्मर्स के साथ होगा। फार्मर्स के पास भी ग्रेन्स है लेकिन उसके पास वूल नहीं है, तो उसका भी इंटरैक्शन पेस्टोरलिस्ट के साथ होगा। तो ये को एग्जिस्ट करते थे। पेस्टोरलिस्ट की ज़रूरत फार्मर्स से पूरी होती थी, फार्मर्स की ज़रूरत पेस्टोरलिस्ट से पूरी होती थी। ओके, तो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी, और लेकिन इन दोनों के बीच में फिर कॉन्फ्लिक्ट भी था। एंड हम देखते हैं कि बहुत सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से ये लोग आमने सामने आ जाते थे। कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पेस्टोरलिस्ट एंड फार्मर्स। ओके, तो हर्डर्स नीड टू एक्सचेंज यंग एनिमल्स, चीज, लेदर एंड मीट, तो ये उन्हें बेचना होगा, एंड इन रिटर्न फॉर ग्रेन, बदले में उन्हें ग्रेन चाहिए होगा, तो इनका इंटरैक्शन होगा विद दी एग्रीकल्चरलिस्ट। ओके, मेटल टूल्स इन्हें चाहिए होंगे, एंड इनका जो मैन्योर है एनिमल्स का, दैट इज ऑल्सो यूज्ड इन एग्रीकल्चर। ओके, तो दिस बेसिकली इज इंटरैक्शन बिटवीन बोथ द कम्युनिटीज। अ शेपर्ड में टेक हिज फ्लॉक, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट कैसे अराइज होता है? कॉन्फ्लिक्ट ऐसे अराइज हो सकता है, एट द सेम टाइम देयर में बी कॉन्फ्लिक्ट, और वो कैसे? हम एक केस देखते हैं कि एक शेफर्ड अपने फ्लॉक को ले जा रहा है, ओके, अपने एनिमल्स के झुंड को ले जाता है, एंड टू वाटर अक्रॉस अ सोन फील्ड, वो उन्हें पानी के लिए ले जा रहा है, लेकिन बीच में कोई खेत है जिसको इसलिए भी सो किया गया है, उस और फील्ड में से क्रॉस करते हैं, तो ऑब्वियसली दी एग्रीकल्चर जो फार्मर है उसका तो वो रुइन हो गया। ओके, सो here is a conflict. Okay, so he's basically taking his animals, but he has destroyed the field of a farmer. तो यहाँ पर उनमें टकराव हो जाता था, इस तरह की सिचुएशंस हो जाती थी। A shepherd may take his flock to water across a sown field to the ruin of the crop, और वो फसल बर्बाद हो जाती थी। So herdsmen being mobile can raid agricultural villages, और एक और खतरा बना रहता था। हर्डर्स का तो कोई ठिकाना नहीं है, वो मोबाइल थे, कभी कहीं रुकते थे, कभी कहीं रुकते थे, तो ये जो विलेजेस थे इनको खतरा बना रहता था कि ये कभी भी आके रेड कर सकते हैं, लूटपाट कर सकते हैं, एंड दे कैन रेड एग्रीकल्चरल विलेजेस एंड सीज देयर स्टोर्ड गुड्स, उनका अनाज वगैरह वो लेके जा सकते हैं। फॉर देयर पार्ट सेटल्ड ग्रुप्स में डिनाई पेस्टोरलिस्ट
एक्सेस टू रिवर, उधर पेस्टोरलिस्ट को क्या खतरा था? पेस्टोरलिस्ट को ये खतरा था कि हम अपने एनिमल के फ्लॉक को लेकर जा रहे हैं और वहाँ पर वाटर सोर्स है, लेकिन उस वाटर सोर्स पर कब्जा है फार्मर्स का और वो उस वाटर सोर्स को हमें यूज़ नहीं करने दे रहे, या फिर एक पर्टिकुलर एरिया से वो उन्हें क्रॉस नहीं करने दे रहे। ओके, तो जब ये पेस्टोरलिस्ट किसी एरिया में जाते थे, दीज हर्ड्समैन ऑब्वियसली सेटल्ड ग्रुप्स, मतलब ये जो फार्मर्स थे, दे में डिनाई पेस्टोरलिस्ट एक्सेस टू रिवर और कैनाल वाटर अलॉन्ग अ सर्टेन सेट ऑफ पाथ्स। तो ये एक दूसरे का टकराव बना रहता था एक दूसरे से। ओके, बट थ्रू मेसोपोटामियन हिस्ट्री नोमैडिक कम्युनिटीज ऑफ द वेस्टर्न डेजर्ट फिल्टर्ड इनटू द प्रॉस्परस एग्रीकल्चरल हार्टलैंड। ये धीरे धीरे हम देखते हैं पेस्टोरलिस्ट उस एरिया में फिल्टर कर गए जहाँ पे एग्रीकल्चर काफ़ी था। शेफर्ड्स वो अपने फ्लॉक्स को लेकर आते थे एंड समर एरियाज में, क्योंकि समर एरियाज में पास्चर की कमी हो जाती है, तो वो अपने एनिमल्स को इन एरियाज में ले आते थे जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप था एंड यहाँ पर आके वो लेबरर्स की तरह काम करते थे। हार्वेस्टिंग का सीजन होता है, ओके, तब इन खेतों में काम किया करते थे। ये उनका काम नहीं था, ऑब्वियसली वो तो डिपेंडेंट थे एनिमल्स पर, लेकिन एनिमल्स को क्योंकि पास्चर नहीं मिल पाता था समर में, ग्रासलैंड्स सूख जाते होंगे, दैट इज़ व्हाई दे यूज्ड टू कम इन दीज एरियाज और यहाँ पर आके ये टेम्परेरीली काम करते थे इन फार्मर्स के खेतों में। ओके, सो वी आर सीइंग दैट इनका इंटरेक्शन कैसे हो रहा है दोनों का। सच ग्रुप्स वुड कम इन एज हर्डर्स, हार्वेस्ट लेबरर्स और hired soldiers. A few gave the power to establish their own rules. Okay, और कभी कभार ये इतने खुद पावरफुल हो गए कि इन्होंने खुद अपना रूल सेटअप किया, मतलब अपना खुद ये रूलर्स बने। इनके जो नाम है ये डिफरेंट ग्रुप्स की बात हो रही है। ओके, और these included the Akkadians. सुमेर ऑब्वियसली वर्ड यूज होता है मेसोपोटामिया के लोगों के लिए, और वहाँ की जो लैंग्वेज थी वो थी सुमेरियंस, इनिशियल जो यूज होती थी। बाद में हम देखते हैं कि अकाडियन लैंग्वेज ने सुमेरियन लैंग्वेज को एक तरीके से रिप्लेस कर दिया था। तो ये अकाडियंस ये अलग अलग कम्युनिटीज़ थी जो कि कभी पेस्टोरलिस्ट थे, लेकिन वो यहाँ पर आए इन एरियाज में और यहाँ आके उन्होंने वो रूलर्स भी बने। तो अकाडियंस, एमोराइट्स, यहाँ पर इस किंगडम की जो बात कर रहे हैं मरी किंगडम की, वो लोग इस एमोराइट्स से बिलोंग करते थे। तो ये वो ग्रुप्स थे, अकाडियंस, एमोराइट्स, एसीडियंस एंड आर्मियंस। ओके, जिसमें से हम मरी की सिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट वाज बेसिकली रूल्ड बाय एमोराइट्स। ओके, सो दीज आर डिफरेंट ग्रुप्स एंड ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की प्रैक्टिसेस को मानते थे, उनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी उनको मानते थे, लेकिन साथ साथ इनकी अपनी भी खुद प्रैक्टिसेस कुछ थी। ओके, सो द किंग्स ऑफ मरी वर एमोराइट्स whose dress differed from that of the original inhabitants. इनकी ड्रेस अलग थी, ये इनकी आइडेंटिटी थी, और जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे इस एरिया के उनसे इनका पहनावा अलग था। ओके, the kings of Mari were Amorites whose dress differed from that of the original inhabitants and who respected not only the gods of Mesopotamia. वो जो मेसोपोटामिया के लोग जिन गॉड्स को मानते थे उनको तो रिस्पेक्ट करते ही थे, लेकिन इनके अपने एक और गॉड थे जिनको वो मानते थे और वो थे मरी। ओके, सॉरी, उन्होंने मरी में एक जो टेम्पल बिल्ड किया और जिस गॉड के लिए बिल्ड किया वो थे दगन। ओके, सो दगन वो गॉड का नाम है जिसे एमोराइट्स स्पेशली बिलीव करते थे। वो मेसोपोटामियन गॉड्स में तो बिलीव करते ही थे, बट दे ऑल्सो बिलीव्ड इन सेपरेट गॉड कॉल्ड मगन, सॉरी दगन, दगन। ओके, सो दिस वर्ड दगन, दिस इज यूज्ड फॉर गॉड एंड ये गॉड थे गॉड ऑफ द स्टेपी। ओके, तो ये जो एरिया है यहाँ के किसी कह सकते हो कि लोकल गॉड थे ये, तो उनके लिए भी मरी में टेम्पल्स इन्होंने बनाया था। ओके, सो inhabitants who respected not only the gods of Mesopotamia but also raised a temple at Mari
for Dagan, god of the steppes. Okay, Mesopotamian society and culture were thus open to different people and cultures. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंटरेक्शन हो रहा है सोसाइटीज का, बाहर के लोग आ रहे हैं, उनके अलग गॉड हैं, वो इनके गॉड को मान रहे हैं, और इस तरह से ये सोसाइटी में ये कल्चर्स का इन्फ्लुएंस हो रहा है, एक दूसरे के कल्चर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. ओके, and the vitality of the civilization was perhaps due to this intermixture. तो बहुत रिजिडिटी नहीं है, यहाँ का अपना एक कल्चर है, लेकिन उस कल्चर में बाहर का अगर कोई कल्चर आ रहा है तो वो भी ऐड करते जा रहा है, and that is how the civilizations grow. This is not over a period of 50 or 100 years. ये thousands years तक की civilization है, ये काफ़ी लंबे पीरियड तक ये civilization चली, और अब civilizations में from time to time बदलाव होते रहा, उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, उनके काम करने के तरीके में, उनके ऑक्यूपेशंस में, उनके टाउन्स एंड सिटीज़ में, these things continue to change. And we are looking today, we are learning about a city of Mari. ये मारी नॉर्दर्न एरिया में है, नॉर्दर्न मेसोपोटामिया में है. ये अपलैंड एरिया है, ये ऊंचा इलाका है. यहाँ पर ये जो यूफ्रेट्स नदी है, इसका ऊपरी हिस्सा है, अप स्ट्रीम ऑफ यूफ्रेट्स, वहाँ पर है ये मरी, ये सिटी हुआ करती थी. एंड 2000 BCE के बाद हम देखते हैं कि ये सिटी थी वहाँ पर, और यहाँ पर एनिमल रियरिंग एंड एग्रीकल्चर दोनों ही चीज़ें को एग्जिस्ट करती थी. ओके, देन यू सी द लेआउट ऑफ दैट पैलेस व्हिच वी डिस्कसिंग अ बिट लेटर. यहाँ पे किंग्स थे. द किंग्स ऑफ मरी हाउएवर हैड टू बी विजिलेंट. नाउ यहाँ पे जो मरी के जो किंग्स थे, अब बाहर से लोग आ रहे हैं, उनके अपने गॉड्स हैं, उनके अपनी प्रैक्टिसेस हैं, उन्हें वो आने दे रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ खतरा भी बना रहता था. ओके, सो दे हैड टू बी विजिलेंट. हर्डर्स ऑफ वेरियस ट्राइब्स जो कि वेस्टर्न डेजर्ट से क्रॉस करके इधर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज बेटर है, दिस एरिया इज बेटर. They were allowed to move in the kingdom. तो इन herders को, इन tribes को, various tribes, they were allowed to move in the kingdom. वो आ जा सकते थे kingdom में कहीं भी, but they were watched. और इन पे नजर रखी जाती थी कि ये कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं करे. The camps of herders are mentioned frequently in letters between kings and officials. In one letter, an officer writes to the king that he has been seeing frequent fire signals at night. और एक ऑफिशियल ने किंग को लिखा कि ये फायर के सिग्नल्स, मतलब एक कैंप फायर जला के दूसरे कैंप्स को सिग्नल भेज रहे हैं, मतलब ये किसी तरह की कोई रेड प्लान कर रहे हैं, और ऐसा कुछ हो सकता है. Sent by one camp to another and he suspects that a raid or an attack is being planned. तो जो किंग्स ऑफ मरी हैं, ऑब्वियसली ये इन ट्राइब्स को जो कि वेस्टर्न डेजर्ट से क्रॉस करके आ रहे हैं, उन्हें आने तो दे रहे हैं इन हर्डर्स को अपने एरिया में, लेकिन इन पे नजर भी बनाए रखते थे. लोकेटेड ऑन द यूफ्रेट्स इज अ प्राइम पोजीशन फॉर ट्रेड. अब ये ऐसी जगह पर लोकेटेड थी ये सिटी कि ये ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. वाई? बिकॉज इसमें ट्रेड जो यहाँ से सामान जो गुजरता था वो था वुड, कॉपर, टिन, ऑयल, वाइन एंड वेरियस अदर गुड्स that were carried in boats along the Euphrates between the south and the mineral-rich uplands of Turkey, Syria, and Lebanon. तो ये जो southern Mesopotamia से all the way up to Turkey, Lebanon, and Syria. Please look into your atlas so that you have a fair idea. वहाँ पे मेसोपोटामिया नाम तो नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पे इराक आपको देखने को मिल जाएगी, and इराक में ये river Tigris and Euphrates. So you can have a fair idea कि ये कहाँ पर थी, and from there you can locate Turkey, Lebanon and Syria. Okay, तो ये नॉर्दर्न पार्ट में है और ऊपर है, तो वहाँ से ट्रेड होता था फ्रॉम सदर्न मेसोपोटामिया, जहाँ पर ये उरुक एंड उर जैसी सिटी थी, इनके बीच में, और टर्की, लेबनान एंड सीरिया, इनके बीच में ट्रेड हुआ करता था. सामान इधर से वहाँ जाता होगा और वहाँ से यहाँ आता होगा. सदर्न मेसोपोटामिया में हम देखते हैं स्टोन स्कल्पचर्स के लिए आते थे, वहाँ पे वुड आया करती थी, एंड मेटल्स जो कि वहाँ नहीं थे, ये सब चीज़ें नहीं थी, तो ये चीज़ें आती थी, और यहाँ से जाते होंगे
एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ओके, सो ये यूफ्रेट्स के ऐसे इनके बीच में है। ऑब्वियसली द स्टेट विल हैव टू पास थ्रू द सिटी ऑफ मरी। तो ये किंग्स ऑफ मरी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते थे क्योंकि उनकी सिटी एक ऐसी जगह पर लोकेटेड थी जहाँ से ये व्यापार हुआ करता था, ट्रेड हुआ करता था। ओके, सो लोकेटेड ऑन द यूफ्रेट्स इन अ प्राइम पोजीशन। मरी एक ऐसी जगह पे एक प्राइम पोजीशन पर लोकेटेड थी क्योंकि ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी ये जगह, और यहाँ से ट्रेड होता था वुड, कॉपर, टिन, ऑयल, वाइन एंड वेरियस अदर गुड्स दैट वर कैरिड इन बोट्स अलोंग द यूफ्रेट्स बिटवीन द साउथ एंड जो ऊपर का एरिया है वो क्योंकि मिनरल रिच था, वहाँ पर मिनरल्स थे, टर्की, सीरिया एंड लेबनान। Murray is a good example of an urban center prospering on trade. व्यापार की वजह से ये प्रॉस्पर कर रहे थे, ये डेवलप कर रहे थे। सो कैसे वो उसको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। बोट्स कैरिंग ग्राइंडिंग स्टोन्स, वुड एंड वाइन एंड ऑयल जार्स would stop at Murray on their way to the southern cities. वो मरी में रुकते थे southern cities में जाने से पहले। Officers of this town would go aboard, वो शिप पर जाते थे, बोट पर जाते थे, सॉरी, एंड उस बोट पर जाने के बाद उसे इंस्पेक्ट करते थे कार्गो कि भाई क्या सामान ले जा रहे हो। एंड अ सिंगल बोट, ये बड़ी बोट हुआ करती थी, उसका आइडिया देने के लिए इसमें लिखा हुआ है that a single boat could carry 300 wine jars। तो 300 जार एक बोट में आ सकते थे, तो ये बोट्स भी बड़ी हुआ करती होंगी। एंड लेवी अ चार्ज ऑफ अबाउट 1/10 द वैल्यू ऑफ द गुड्स। तो जितने का सामान है उसका 1/10 ये लोग टैक्स लगाते थे। तो मरी बेसिकली ये टाउन में जो पैसा आ रहा है उन्हें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा है, द गुड्स आर पासिंग, उनके यहाँ से सामान के भी क्रॉस कर रहा है और उसी का ये फ़ायदा उठा रहे हैं और उस पर 1/10 टैक्स ये लेते थे। ओके, तो अगर किसी को इसे यूफ्रेट्स नदी से मरी से ऊपर से पास करना पड़ेगा, वहाँ से पास करोगे, देन यू विल बी इंस्पेक्टेड एंड आपके पास क्या सामान है, क्या उसकी वैल्यू है, एंड उसका 1/10 दीज पीपल हैव टू गिव एज टैक्स। ओके, बार्ले केम इन स्पेशल ग्रेन बोट्स। तो ये वाइन जार्स और ये तो आते ही थे, बट वुड एंड ऑल वाइन्स भी आया करते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैबलेट्स रेफर टू कॉपर फ्रॉम एलेशिया, ये आइलैंड्स ऑफ सिप्रस नोन फॉर इट्स कॉपर। तो ये सिप्रस का जो एरिया है जिसका पुराना नाम है एलेशिया, वहाँ से कॉपर आया करता था। एंड टिन वॉज ऑल्सो एन आइटम ऑफ ट्रेड। तो ये उन आइटम्स की लिस्ट दी गई है जिनमें ट्रेड हुआ करता था, वुड, टिन, कॉपर, वाइन, ऑल दिस थिंग्स, एंड ग्राइंडिंग स्टोन्स, बिकॉज यहाँ पे साउथ में स्टोन्स नहीं थे। ब्रॉन्ज वॉज द मेन इंडस्ट्रियल मटीरियल फॉर टूल्स एंड वेपन्स। द स्टेट वॉज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। Thus, although the kingdom of Murray was not militarily very strong, it was exceptionally prosperous. वेल्थ काफ़ी थी और वेल्थ का एक बहुत बड़ा रीज़न है ये ट्रेड। ये खुद तो नहीं करते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ से ट्रेड होता था इस पॉइंट से, दे यूज्ड टू लेवी टैक्सेस। ओके, नाउ एक्सकवेटिंग मेसोपोटामियन टाउन्स, उसका डिस्क्रिप्शन है इसमें। टुडे मेसोपोटामियन एक्सकवेटर्स हैव much higher standards of accuracy and care in recording than in the older days। या 1930s वगैरह में ये सिटीज़ को एक्सकवेट किया गया, लेकिन अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है एंड आर्कियोलॉजिस्ट के पास अब फंड्स की भी कमी नहीं है। हैव द फंड्स टू एम्प्लॉय लार्ज टीम्स ऑफ एक्सकवेटर्स, क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस होता है, इसमें बहुत सारे लोग लगते हैं, रेगुलरली इसमें काम होता है। पीस बाय पीस सैंड को मड को हटाकर, क्योंकि इसको जल्दी से नहीं किया जा सकता है, एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ पीपल, ओके, एंड विच ऑब्वियसली मीन्स लॉट ऑफ मनी। टेक द स्मॉल टाउन एट आबू सलाबिक, अबाउट 10 हेक्टेयर्स इन एरिया। यहाँ पर बताया गया हाउ डिफिकल्ट इट इज टू एक्सकवेट। तो ये टाउन है, केवल 10 हेक्टेयर्स का एरिया है। इन 2500 BCE विद अ पॉपुलेशन लेस देन 10,000। तो एक छोटे से टाउन का एक्सकवेशन की बात हो रही है और इसकी पॉपुलेशन 10,000 से भी कम थी।
एंड 10 हेक्टेयर्स इसका एरिया था अप्रॉक्सीमेटली. The outlines of walls were at first traced by scraping surfaces. थोड़ा थोड़ा निकाल के walls की outline को कि actual में wall है कहाँ, because it gets mixed everything, sand, mud, wall, everything. उसको पहचानना इतना आसान नहीं होता. Okay, तो उसको scrap करना पड़ता है. This involves scrapping of the top few millimeters of the mound with a sharp and wide end of a shovel or other tools. माउंड ने एक टीला है और उसको एक बहुत शार्प चीज से मिलीमीटर्स, नॉट इवन सेंटीमीटर्स एंड इंचेस, मिलीमीटर बाय मिलीमीटर उसको स्क्रैप करना होता है. While the soil underneath was still slightly moist, the archaeologist would make out different colors, textures and lines of brick walls or pits or other features. A few houses that were discovered were excavated. The archaeologist also sieved, उसको छानते हैं, sieved through tons of earth to recover plant and animal remains. फिर वो जो डस्ट जो चीज़ निकलती है उसको फिर वो छाना जाता है जिससे कि उसमें कोई चीज़, कोई फॉसिल या कोई भी एनिमल रिमेन या कुछ बोन, कोई चीज़ उसमें से रिकवर हो सके. Okay. And in this process they identified many species of plants and animal remains. Okay. Found large quantities of charred fish bones, जली हुई fish की bones उनमें मिली, that had been swept out onto the streets. Plant seeds and fiber remained after dung cakes had been burnt as fuel, and thus kitchens were identified. तो कहीं पे dung cakes जिसको जलाया गया और dung cakes के अंदर seeds और वो सब कभी कभार आ जाते हैं, उसे जब जलाते हैं तो वो भी जल जाता है एंड फिर वो बाद में आर्कियोलॉजिस्ट को मिलता है. तो दे कैन ऑब्वियसली वो पता कर सकते हैं कि ये वो एरिया है जहाँ पे डंग केक्स को जलाया जाता था, मतलब ये किचन रही होगी कभी. ओके, बिकॉज दे फाउंड प्लांट सीड्स एंड फाइबर रिमेन आफ्टर डंग केक्स हैड बीन बर्न्ड एज फ्यूल एंड दस किचन्स वर आइडेंटिफाइड. और इस तरह से किचन्स को आइडेंटिफाई किया जाता था. लिविंग रूम्स वर दोज विद फ्यूअर ट्रेसेस. लिविंग रूम्स में बहुत कुछ मिलता नहीं था. Because they found the teeth of very young pigs on the streets, archaeologists concluded that pigs must have roamed freely here as in other Mesopotamian towns. तो यहाँ पे young pigs के teeth मिले हैं, वो streets में शायद ये pigs इन towns में काफ़ी रहते होंगे. Okay. In fact, तो हम देख रहे हैं कि किचन में क्योंकि वहाँ पे फायर होती है, चीज़ जल जाती है, वो बाद में आर्कियोलॉजिस्ट को उससे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं. बट ड्राइंग रूम जैसी चीज़ में बहुत कुछ, लिविंग रूम जैसी चीज़ों में बहुत कुछ नहीं मिला है. इनफैक्ट वन हाउस बरियल कंटेन्ड सम पिग बोन्स, और एक घर के बरियल में ही पिग बोन्स पाई गई थी. The dead person must have been given some pork for his nourishment in the afterlife. The archaeologist also made microscopic studies of room floors to decide which rooms in a house were roofed with popular legs, logs, palm leaves, straw, etc., and which were open to the sky. कौन से घर के ऊपर छत थी, कहाँ पर छत नहीं थी, इन सब का एस्टिमेट लगाना. इट्स अ पेनस्टेकिंग वर्क, बहुत साल लगते हैं. एक पूरे टाउन को एस्टिमेट करने में तो कई साल लग जाते हैं. तो ये एस्टिमेशंस 1930s वगैरह में शुरू हुए और ये अभी भी हो रहे हैं. ओके, सिटीज इन मेसोपोटामियन कल्चर, उनकी क्या अहमियत थी. मेसोपोटामियन वैल्यूड सिटी लाइफ इन विच पीपल ऑफ मेनी कम्युनिटीज एंड कल्चर्स लिव्ड साइड बाय साइड. तो ये कॉस्मोपॉलिटन कल्चर जिसे हम बोलते हैं, अलग अलग तरह के लोग सिटीज़ में रहते हैं. ऐसा यहाँ पर भी था कि सिटीज़ में different communities they stayed together. After cities were destroyed in war, they recalled them in poetry. उन cities की यादें poetry में बनी रही. The most poignant reminder to us of the pride Mesopotamian took in their cities came at the end of the Gilgamesh epic, which were written on 12 tablets. Gilgamesh is said to have ruled the city of Uruk. तो ये गिलगमेश ये रूलर्स थे उरुक सिटी के. समटाइम आफ्टर एनमर्कर. नाउ ये उनके जो फोक जो
ट्रेडिशंस हैं, उनके जो कहानियाँ जो चली आ रही हैं इन सिटीज से जुड़ी हुई, उनकी बात हो रही है। ये एनबर्गर, ही वॉज अ ग्रेट हीरो हु सबड्यूड पीपल, सॉरी ये गिलगेमेश की बात हो रही है। सो गिलगेमेश के ऊपर बहुत सारी पोएट्री है। एंड गिलगेमेश वॉज अ ग्रेट हीरो who subdued people far and wide. He got a shock when his heroic friend died. He then set out to find the secret of immortality, crossing the waters that surround the world. After a heroic attempt, Gilgamesh failed and returned to Uruk. तो ये रूलर था और अपने फ्रेंड के डेथ के बाद काफ़ी मायूस हो गया और वो इमॉर्टैलिटी की ड्रिंक ढूंढने निकल गया कि कोई ऐसी चीज़ है जिसे पीकर आदमी हमेशा के लिए अमर हो जाए, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं मिला और फाइनली वो उर्क सिटी में लौट आया। ओके, नाउ दिस इज नॉट एक्चुअली हिस्ट्री, ये वो कहानियाँ हैं जो इन शहरों से जुड़ी हुई हैं। ओके, नॉट एवरीथिंग जो इसमें लिखा हुआ है उसे हिस्टोरियंस प्रूव नहीं कर सकते, एंड बट दीज ये इम्पोर्टेंट है कि इस सिटी से रिलेटेड ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। There he consoled himself by walking along the city wall back and forth. He admired the foundations made of fired bricks that he had put into place. It is on the city wall of Uruk that the long tale of heroism and endeavor fizzles out. Gilgamesh does not say that even though he will die, his sons will outlive him, and a tribal hero would have done. He takes consolation in the city that his people had built. तो ये एक कहानी है जो जुड़ी हुई है सिटी ऑफ उर्क से। ओके, इससे केवल एक चीज़ समझनी है दैट पीपल इज शुड टेक प्राइड इन देयर सिटीज। सिटीज वर इम्पॉर्टेंट, दीज वर प्लेसेस जहाँ पर अलग अलग तरह की कम्युनिटीज एक साथ रहते थे। ओके, एंड दे प्रॉस्पर्ड। ओके, देन इन द लास्ट सेगमेंट वी लर्न अबाउट द लेगेसी ऑफ राइटिंग एंड अर्ली लाइब्रेरी, एंड इसके कुछ और जो एक्सर्ट्स हैं उसके बारे में हम जानेंगे। एंड ऑल्सो वन पर्सन जिसमें मेंशन है एनबर्गर, ही वाज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फिगर, सो वी लर्न अ बिट अबाउट हिम। ओके, सो बेसिकली देयर आर 3 cities which are important. Now coming back to the palace of Murray of King Jimrelin, okay, 1810 से 1760 तक उन्होंने यहाँ पर रूल किया। So it's a long period and it is a very huge palace and it had 260 rooms and इसका जो एरिया था that was 2.4 hectares. तो इसके डिटेल्स you can see on page number 43. The great palace of Murray was the residence of the royal family. यहाँ पर वो किंग्स रहते थे, इस मरी सिटी के जो रूलर्स थे उनकी ये रहने की जगह थी। The hub of administration, यही से सब कुछ मैनेज होता था, and a place of production, especially of precious metal ornaments वगैरह यही पैलेस के अंदर ही प्रोड्यूस होते थे। It was so famous in its time that a minor king came from North Syria. ये इतना इम्पोर्टेंट, इतना फेमस हो गया था कि एक किंग, वो भले ही माइनर किंग मतलब कोई छोटा राजा ही था, बट एक किंग यहाँ पर चला आया नॉर्थ सीरिया से देखने के लिए कि ये कितना प्रॉस्परस है। ओके, so a minor king came from North Syria just to see it, carrying with him a letter of introduction from a royal friend of the king of Murray, Jimrelin. Daily lists reveal that huge quantities of food were presented each day for the king's table. यहाँ पे खाने की कोई कमी नहीं थी, बहुत खाना यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता था, मतलब कई लोग एक साथ मिलकर खाते होंगे, and they must be dining together. And यहाँ पे flour, bread, meat, fish, fruit, beer and wine. He probably ate in the company of many others. जैसा कि हम देखते हैं Christianity and उसमें भी where obviously people sit together and eat. तो यहाँ पर भी किंग अकेले नहीं बल्कि और लोगों की कंपनी में फूड लेते होंगे। He probably ate in the company of many others. तो इसके डिटेल्स हैं, जैसे 106 जो कोर्टयार्ड नंबर्स यहाँ पे यू कैन सी इन दी ब्रैकेट, एक इनर कोर्टयार्ड है जहाँ पे 106 ये आर्कियोलॉजिस्ट ने नंबर दिया हुआ है। इट इज पेव्ड वाइट, इसका जो फ्लोर है वो वाइट है। यू विल नोटिस फ्रॉम द प्लान दैट द पैलेस हैड ओनली वन एंट्रेंस, इसका एक ही एंट्रेंस था, दैट वाज ऑन द नॉर्थ साइड। ओके, द लार्ज ओपन कोर्टयार्ड सच एज 131 वर ब्यूटीफुली पेव्ड, यहाँ पे
पे 131 जो एरिया है कोर्टयार्ड वो भी प्रॉपरली पेव्ड था. द किंग वुड हैव रिसीव्ड फॉरेन डिग्निटरीज एंड हिज ओन पीपल इन 132. और वो लोगों से, बाहरी लोगों से या अपने लोगों से वो किंग मिलते होंगे. यहाँ पे नॉर्थ में केवल एक ही गेट है, बाकी हमें गेट इसमें नहीं है. ओके, तो ये बट इट इज लार्ज एंड अ रूम विद वॉल पेंटिंग्स दैट वुड हैव कॉट द विजिटर्स. और एक रूम है जहाँ पर वॉल पेंटिंग्स लगी हुई है. द पैलेस वॉज अ स्प्रॉलिंग स्ट्रक्चर, काफ़ी बड़ा था. 260 रूम्स स्प्रेड ओवर 2.4 हेक्टेयर्स. एंड हम ये बात कर रहे हैं 1760s की. ओके, तो ये काफ़ी पुराने पीरियड की हम बात कर रहे हैं, लेकिन तब ये पैलेस देखने को मिलता है. इट वॉज अ लार्ज एंड ह्यूज पैलेस. दिस पैलेस वॉज पैलेस किंग्स ऑफ मरी. उनका नाम था किंग जिमरलिन. ओके, पीरियड था 1810 से 1760 BCE. Okay, we're talking about BCE, not CE. So it was really पुराने समय की बात हो रही है. Okay, so that is it in this class. And in the next class, we'll be learning more about this chapter. Probably that will be the last class. And this last class we'll learn, we'll read out a few more excerpts जो इस chapter में है. Okay, so that's all in this chapter. Thank you.